जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमपी जीके को लेकर सुपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज में हम मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों का जिलेवार अध्ययन करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश स्तर की जितनी भी एग्जाम्स आप देते हैं उसमें एमपी जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आप सफलतम तरीके से करके आएँ और इस लेक्चर के माध्यम से आपके स्कोर में वृद्धि हो और आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर को, जिसमें हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन एवं मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों का अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली हमारी जरूरत होगी कि हम मध्य प्रदेश के गठन को समझें। मतलब हमारा टारगेट यह है कि हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों का अध्ययन करें, लेकिन 52 जिलों का अध्ययन करने से पहले हम ये समझें कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में 52 जिले कैसे बने, और अगर हम मध्य प्रदेश को गठन को समझना चाहते हैं तो हमें राज्यों के पुनर्गठन की कहानी को भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात है 1947 की, आज़ादी के समय की। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो सामने थी 600 देशी रियासतें और सरदार पटेल जी को एक काम सौंपा गया कि सरदार जी, आपको इन रियासतों का एकीकरण करके भारत को एकता के सूत्र में बांधना है। सरदार जी ने भली भांति बहुत बेहतर तरीके से काम किया और इनके प्रयासों से लगभग 552 रियासतों को भारत का हिस्सा बना दिया गया और राज्यों का गठन किया गया। लेकिन यह याद रखना है कि 3 रियासतों को लेकर समस्याएं आई थी, जिसमें एक रियासत थी हैदराबाद, दूसरी रियासत थी जूनागढ़, तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतों को लेकर समस्या आई। इनके शासक जो थे, इन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। हैदराबाद का निजाम चाहता था कि वो पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं था कि हम इस भारत के इंपॉर्टेंट बीच के क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलने दें। हमने सैनिक कार्यवाही के माध्यम से इसे भारत के हिस्सा बना लिया। दूसरा हुआ जूनागढ़। जूनागढ़ में हमने जनमत संग्रह करवाया और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। और जम्मू कश्मीर की जब बात करें तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हमने भारत का हिस्सा बनाया। जम्मू कश्मीर के राजा थे डोगरा राजवंश के, डोगरा राजवंश यहाँ पर चलता था और उसके अंतिम जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह गौर। तो हरि सिंह गौर जो थे, इन्होंने पाकिस्तान के कबायली अटैक से डर के और भारत के प्रस्ताव को इन्होंने मंजूर किया और विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को हर एक हिस्सा, जम्मू कश्मीर का एक एक इंच हिस्सा जो है वो भारत के अंतर्गत शामिल कर दिया। तो इस प्रकार से ये तीनों राज्य जिनको लेकर समस्याएं आई थी वो भी हमारे देश का हिस्सा हुए। इसके बाद दोस्तों ये था कि रियासतों का आपने अपने पास ले तो लिया था, लेकिन इनका अब एकीकृत करके और राज्यों का गठन करना था। तो राज्यों के गठन करने के लिए सबसे पहले एक समिति बनाई। इस समिति का नाम था एस.के. धर समिति। ये धर समिति जो थी, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में कहा कि भैया प्रशासन के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। लेकिन इस समय हमारे देश में एक हिस्सा ऐसा भी था दक्षिण भारत में जो चाहता था कि राज्यों का निर्माण किस आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो। और ऐसा मांग करने वाले थे तेलुगु भाषा समूह के लोग। तेलुगु भाषा समूह के लोग जो थे दक्षिण भारत के, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की मांग की और इनका जो नेतृत्व करने वाले नेता थे उनका नाम था श्री रामल्लू। श्री रामल्लू जो थे, उन्होंने इनका नेतृत्व किया और श्री रामल्लू जी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा समूह के लोग जो आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन चल रहा है। एस.के. धर समिति की रिपोर्ट आती है, प्रशासन के आधार पर राज्य बनाएंगे बोले। लेकिन जब ये तेलुगु भाषा समूह के लोग, दक्षिण भारतीय लोग असंतुष्ट थे, तो इस समिति की रिपोर्ट पर फिर से विचार करने के लिए एक और समिति बनाई गई। दोस्तों, वो समिति थी जेवीपी समिति। 1948 में समिति बनती है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति जो है, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया तीनों सदस्य शामिल थे। इन्होंने विचार विमर्श करने के बाद कहा कि नहीं भाई, राज्यों का जो निर्माण होना चाहिए, गठन होना चाहिए, वो प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। और इस सब के कारण जो तेलुगु भाषा समूह के लोग थे उनमें असंतोष बढ़ा। लेकिन यहाँ पर जो रामल्लू जी थे, इनके 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। भाई 56 दिन का अनशन करेंगे, इनकी इनकी मृत्यु हो गई और जैसे इनके नेता की मृत्यु होती है तो तेलुगु भाषा समूह के लोग उग्र आंदोलन करने लगते हैं। इनका आंदोलन उग्र रूप ले लेता है, सड़कें उखाड़ देते हैं और लाइट वाइट फोड़ देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। तो इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन जब शामिल हो गया तो जो कैबिनेट था, खासकर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा एक घोषणा की गई कि 1 अक्टूबर 1953, याद रखिएगा ये डेट, 1 अक्टूबर 1953, आंध्र प्रदेश जो है उसको भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। तो हमारे देश में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया। अब समस्या ये थी कि तेलुगु भाषा समूह के लोगों को उनका राज्य मिल गया, तो हमारे देश में तो हर 1 किलोमीटर पर भाषाएं बदलती।
तो दूसरी भाषा के लोगों ने भी भाषा के आधार पर राज्य की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। गुजरातियों ने गुजरात मांग लिया, पंजाबियों ने पंजाब मांग लिया, तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग भाषा के आधार पर डिमांड कर दी राज्यों की। तो ऐसे में सरकार ने एक समिति बनाई और वो समिति बनी थी 29 दिसंबर को 1953 को। ये समिति थी, इसको नाम दिया गया फजल अली आयोग। क्या नाम दिया? फजल अली आयोग। अब ये फजल अली आयोग जो 1953 में बना, इसमें टोटल 3 सदस्य थे। इस आयोग का नाम ही था राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग का क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग इसका नाम था। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग का फजल अली आयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे। एक तो स्वयं फजल अली थे जो इसके अध्यक्ष थे, इसी के नाम पर इनका नाम भी पड़ गया फजल अली आयोग। इसके साथ ही 2 और सदस्य थे, एक थे के.एम. पणिकर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर भी इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से इस 3 सदस्यीय आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन पर विचार किया। मतलब इसको किस लिए बनाया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, इस पर अपनी सिफारिशें करने के लिए बनाया था। इस आयोग ने अपनी बोल सकते हैं विचार विमर्श किया और 1955 तक अपना विचार किया। 1955 तक विचार करने के बाद इन्होंने भारत की संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कहां प्रस्तुत की रिपोर्ट? 1955 में संसद में। संसद में उस रिपोर्ट पर बहस चली। बहस के बाद संसद ने 1 नवंबर 1956 को, यदि हम बात करते हैं 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया। अब जो फजल अली आयोग था, उसने अपनी सिफारिश में कहा था कि हम बोल सकते हैं कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए। 3 यूनियन टेरिटरी बनेंगे और 16 क्या बनेंगे? यहां पर राज्य बनेंगे। ये उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा था। संसद में इस पर विचार विमर्श किया गया और जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया, कौन सा? राज्य पुनर्गठन एक्ट पास किया गया 1956 में, तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की गई। और ये जो 14 राज्य बने, उनमें से एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी था। तो इस प्रकार से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश राज्य का भी गठन करने का काम हुआ। अब यहां पर आपके मध्य प्रदेश के गठन का काम भी हुआ है, लेकिन हम अगर मध्य प्रदेश के इतिहास पे जाएं तो उसको भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन की तरफ आए हैं। उसका हम आज़ादी के पहले का सीन भी देखेंगे और आज़ादी के बाद का सीन भी देखेंगे और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होने के बाद का सीन भी देखेंगे। तो ये तो था राज्यों के पुनर्गठन की एक छोटी सी कहानी, एक मैंने आपका आधार बनाया है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन की। तो जब हम मध्य प्रदेश के गठन की बात करेंगे तो याद रखना है कि आज़ादी के पहले का क्या सीन था। आज़ादी के पहले की हम बात करें तो 11 दिसंबर 1853 को अंग्रेजों के अधीन आ गया था नागपुर, ये याद रखना है आप लोगों को। 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविजेंस का गठन किया गया। ये जो एरिया है सेंट्रल प्रोविजेंस, ये वाला गठन किया गया। 24 अक्टूबर 1936 को बरार का गठन किया गया। तो बरार का गठन भी इस समय किया गया, कब? 24 अक्टूबर 1936 को, और 1861 में सीपी का गठन कर लिया गया था। ये छोटे छोटे क्षेत्र जो थे वो बना दिए गए थे। अब आज़ादी की पहले हम बात करें तो आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई क्षेत्र नहीं था, मतलब मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। आज़ादी के पहले का सीन आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। एक तरफ मध्य भारत हुआ करता था, जहां पर मध्य प्रदेश में पश्चिम की रियासतें थी, इधर भोपाल स्टेट हुआ करता था, विंध्य प्रदेश का इलाका ये पूरा था, यहाँ पर बघेलखंड की रियासतें थी, ये पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका, दंडकारण्य का, विदर्भ का क्षेत्र, महाकौशल का प्रदेश, ये पूरा इस प्रकार का मध्य प्रदेश का सीन था। तो ये आज़ादी के पहले का सीन था, जब मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं था। लेकिन जब हम बात करें तो आज़ादी के बाद जितनी भी रियासतें थी उनको मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश को अलग अलग पार्ट में बांटा गया। यदि बात करें तो यहाँ पर एक पार्ट बनाया गया, पार्ट ए, जिसमें सेंट्रल प्रोविजेंस और बरार का क्षेत्र मिलाया गया। दूसरा बनाया गया पार्ट बी, जिसमें मध्य भारत का क्षेत्र मिलाया गया। और तीसरा बनाया गया पार्ट सी, जिसमें विंध्य प्रदेश को मिलाया गया। और भोपाल स्टेट एक अलग था, याद रखिएगा, भोपाल एक स्वतंत्र रूप में था। भोपाल रियासत तो मिली नहीं थी, भोपाल रियासत सबसे अंत में मिली थी, याद रखना, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ऐसे करके आपने अलग अलग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्टेट के रूप में आपने बांटा। तो अब आपके पास भाग क, भाग ख, भाग ग और भोपाल रियासत ये अलग अलग थे। इनको आपने यहां देखा कि इसमें किस किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो यहां पर हम बात करें भाग क की, तो जब भाग क की बात करते हैं तो भाग क में मैंने बताया कि बरार वाला एरिया था, सेंट्रल प्रोविजेंस वाला एरिया था, महाकौशल का एरिया था और छत्तीसगढ़ का एरिया था। ये सब मिलाकर आपने भाग क बनाया। भाग क की दोस्तों इस समय राजधानी जो बनाई गई थी वो नागपुर को बनाया गया था, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके राज्यपाल जो थे उनका नाम था ई राघवेंद्र राव। तो ये
भाग क की व्यवस्था थी, 14 रियासतें मिलाकर 5 संभाग में 22 जिले बना दिए गए थे। इस प्रकार से इन्होंने भाग क को संगठित किया। भाग ख पार्ट बी की हम बात करें तो जितना भी मध्य भारत का इलाका है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है आपका, पश्चिमी मध्य प्रदेश की रियासतों को हम मध्य भारत की रियासतें बोलते थे, इसको मिलाकर आपने भाग ख बनाया। भाग ख की जो राजधानी थी वो 2 राजधानियां थी, 6 महीने की, 6 माह इंदौर होगी और 6 माह राजधानी होगी आपकी ग्वालियर। इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर थी और ग्वालियर जो थी वो शीतकालीन राजधानी के तौर पर थी। तो 6 महीने ऋतुओं के हिसाब से इंदौर और ग्वालियर को राजधानी बनाते थे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, मुख्यमंत्री के तौर पर आपने लीलाधर जोशी को यहाँ पर बिठाया और राज्यपाल जो थे यहाँ के तख्तमल जैन को बनाया गया। ठीक है, अब बात करें भाग ग की। जब भाग ग की बात करेंगे तो भाग ग में विंध्य प्रदेश की रियासतों को शामिल किया गया था। नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें थी उनको शामिल किया गया था, विंध्य प्रदेश की रियासतों को। इसकी राजधानी बनाया गया था रीवा को। किसको बनाया गया था? रीवा को बनाया था। और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला। शंभुनाथ शुक्ला जो थे वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ये तो पार्ट क ख ग हो गया। अब इसके बाद जो है भोपाल स्टेट की बात करते हैं। तो याद रखना, भोपाल स्टेट इंडिपेंडेंट था। शुरुआत में भोपाल स्टेट स्वतंत्र था, मतलब ये पूरी पूरी रियासत स्वतंत्र रूप में थी, इसको मिलाया नहीं गया था। ठीक है, तो 1949 तक तो ये स्वतंत्र रूप में था। और इसका प्रशासनिक केंद्र में बात कर ले तो भोपाल सीहोर है। और इसके मुख्यमंत्री कौन? शंकर दयाल शर्मा थे। याद रखना कि भोपाल स्टेट जो है, यहां पर स्वतंत्र रूप से ये शंकर दयाल शर्मा जी और इनको बाद में बनाया गया, लेकिन 1949 तक तो ये स्वतंत्र रूप में था। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि 1 जून 1949 को भोपाल स्टेट का विलय कर दिया गया था काय में? भाग ग में। तो ये याद रख लीजिएगा कि प्रारंभ में तो भोपाल स्टेट स्वतंत्र रूप में था, अलग से था। यदि हम भोपाल स्टेट की बात कर लेते तो 1723-1724 में दोस्त मोहम्मद खां, याद रखिएगा, औरंगजेब की सेना से संबंधित था दोस्त मोहम्मद खां, इसने भोपाल स्टेट का स्थापना की थी। मतलब दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल स्टेट की एक स्वतंत्र रूप से स्थापना की थी। उसके बाद से लगातार चल रहा था और यहाँ पर नवाबों का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? नवाबों का शासन हुआ करता था। और 1 जून 1949 को ये मिलाया गया था रियासत को हमारे क्षेत्र में। और इसमें भी सरदार पटेल की एक इंपॉर्टेंट भूमिका थी, कहीं ना कहीं उनके कहने पर, उनके दबाव में आकर ये काम किया गया था। लेकिन 1949 तक तो ये एक प्रकार से स्वतंत्र रूप में ही मौजूद था। यहां पर एक बात याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में। मैंने अभी आपको बताया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम कैसे आया था, है ना। एक बार फिर देख लेते हैं कि फजल अली आयोग बनाया था। और फजल अली आयोग जो था, इसकी सिफारिश आती है 1955 में। 1955 में फजल अली आयोग की सिफारिशें आती हैं और इस सिफारिश के आधार पर संसद में बहस होती है। और संसद में बहस के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि 14 राज्य बनाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। तो ये एक डिमांड इनकी आती है। तो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट किया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद जो मध्य प्रदेश था उस समय, उस मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव आए। उस मध्य प्रदेश में जो बदलाव आए वो बदलाव क्या थे? तो हमारे पास अलग अलग पार्ट थे, पार्ट क था, ख था, ग था और भोपाल स्टेट था। तो ये इसमें जो बदलाव आए उस बदलावों को देखते हैं। तो भाग क में क्या बदलाव आए? चूंकि भाषा के आधार पर राज्य बनना था और फजली आयोग ने बोला था कि भाई भाषा के आधार पर तो राज्य बनाएंगे लेकिन प्रशासन को भी ध्यान में रखेंगे, अन्य चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो यहाँ पर भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ तो यहाँ पर देखा कि मध्य प्रदेश जो था उसके भाग क में कुछ मराठी भाषी क्षेत्र आते थे। जैसे कि विदर्भ, ये एक मराठी भाषी क्षेत्र था, इसको किसको दे दिया? महाराष्ट्र को दे दिया। इसके अलावा महाकौशल जो हमारा एरिया था उसमें 8 मराठी भाषी जिले आते थे, उनको भी किसको दे दिया? महाराष्ट्र को दे दिया। ये 8 जिलों में अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, अमरावती, चांदा, नागपुर, यवतमाल और वर्धा, इनको दे दिया गया। देखो, नागपुर पहले भाग क में राजधानी हुआ करता था, इसको किसको दे दिया? महाराष्ट्र को दे दिया, क्योंकि ये मराठी भाषी क्षेत्र था। तो इन 8 जिलों को महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया गया, विदर्भ को भी महाराष्ट्र में मिला दिया गया। ये भाग क में परिवर्तन थे। इसके बाद जो परिवर्तन है वो भाग ख में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। भाग ख में जो परिवर्तन देखने को मिले उसमें याद रखना, भाग ख में क्या था? मध्य भारत की पूरी रियासतें शामिल थी। तो मध्य भारत में राजस्थान जो है उसमें कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी, याद रखें, कोटा जिले की सिरोंज तहसील जो थी, इसको हमने राजस्थान से लिया और राजस्थान में लेने के बाद इसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया। मतलब आज सिरोंज जो है वो पहले राजस्थान के कोटा जिले का हिस्सा था, जिसको हमने वहां से लेके विदिशा जिले में मिला दिया है। तो ये हमने राजस्थान से ली हुई तहसील है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है, इसमें भानपुरा तहसील जो है, इसको इसके सुनील टप्पा को, देखो भानपुरा तहसील के किसको? सुनील टप्पा को किस में मिला दिया गया? कोटा में मिला दिया गया। मतलब हमने कोटा से सिरोंज को लिया और सुनील टप्पा को दे दिया और इसका जो शेष भाग था पूरा मध्य प्रदेश में रख लिया गया।
बैतूल जो है उसकी भैंसदेही तहसील है, बैतूल की जो भैंसदेही तहसील है उसको भी किसको दे दिया गया, महाराष्ट्र को दे दिया गया। इस प्रकार के परिवर्तन किए गए। भाग गांव में अगर मैं बदलाव की बात करूं तो भाग गांव में भी कुछ बदलाव किए गए। भाग गांव में अगर बात कर लें तो याद करना है कि भाग ग जो है उसको बिना किसी बदलाव के मध्य प्रदेश का हिस्सा बना लिया गया। याद रखें, जो भाग ग है उसको बिना किसी बदलाव का मध्य प्रदेश का हिस्सा बना लिया गया। और भोपाल स्टेट जो था वो भाग ग का हिस्सा बन चुका था, मतलब पार्ट सी का बना दिया गया था। और शंकर दयाल शर्मा जी को भोपाल स्टेट का मुख्यमंत्री बना दिया गया था और सीहोर का उसका मुख्यालय बना दिया गया था। इस प्रकार से भोपाल राज्य था वो भाग ग का हिस्सा था और भाग ग को बिना किसी बदलाव के ऐसा कैसा मध्य प्रदेश का हिस्सा बना लिया गया। इसका कोई भी क्षेत्र किसी अन्य राज्य को नहीं दिया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश बनके तैयार हो जाता है। मतलब मध्य प्रदेश का जो गठन होता है वो 1 नवंबर 1956 को होता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 44, 32, 46 वर्ग किलोमीटर के आसपास रहता है। और इस मध्य प्रदेश में लगभग 43 जिले, याद रखिएगा ये मिसप्रिंट हो गया, इसमें 43 जिले थे और 8 संभाग बनाए गए थे। तो 43 जिले और 8 संभाग के साथ 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है और इसीलिए हम 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1956 को हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थापना के समय मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था, 44, 32, 46 वर्ग किलोमीटर था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो उसमें कितने जिले थे, तो 43 जिले थे। कितने संभाग थे, तो 8 संभाग थे। कौन से अधिनियम के बाद मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद मध्य प्रदेश का गठन होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से आप चीजों को देखेंगे। तो हमने भाग क ख ग में बदलाव को भी देखा और मध्य प्रदेश के गठन को भी देखा। ठीक है, चलिए अब यहां से दोस्तों क्या था कि आपके पास 43 जिले तो थे, 43 जिले और 8 संभाग थे, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो हमारे पास 52 जिले हैं। तो ये जिले कैसे बने, तो इन जिलों के बनने की कहानी को हम बोलेंगे मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। आंतरिक पुनर्गठन की जब कहानी की बात करें तो ये कहानी शुरू होती है सबसे पहले 26 नवंबर 1972 से। 26 नवंबर 1972 को दो जिले हमको देखने को मिलते हैं, भोपाल और राजनांदगांव। अब देखो यहाँ पर कि आपके पास 43 जिले थे, है ना, और भोपाल और राजनांदगांव दो अलग अलग जिले बनते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर दो जिले आप जोड़ देंगे तो कितने जिले हो गए हमारे पास, 45 की संख्या हो गई। मतलब 1972 में आपके पास 45 जिलों की संख्या हो गई। इसके बाद जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे 1982 में, तो 1982 में एक समिति बनाई गई, बी आर दुबे समिति। और इस बी आर दुबे समिति को भी मध्य प्रदेश के आंतरिक पुनर्गठन पर विचार करने के लिए बनाया गया था, नए जिलों की सिफारिश को लेकर बनाया गया था। लेकिन उस समय की परिस्थितियों के चलते ये तत्काल अपनी सिफारिश नहीं दी पाई, लेकिन इसकी सिफारिशें आई। और उसके बाद 25 मई 1998 को जब दिग्विजय सिंह, याद रखेंगे, जब दिग्विजय सिंह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उस समय 25 मई 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। मतलब 1998 25 मई को 10 नए जिले बनाए गए। तो 45 में आपने 10 जोड़ दिया यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, लगभग 55। मतलब 1998 में 25 मई तक आपके पास 55 जिले हो चुके थे। यहां पर एक और बदलाव आया, मई 1998 में एक और समिति बनाई दिग्विजय सिंह जी ने और उस समिति को नाम दिया गया सिंहदेव समिति। इसको भी बोला गया कि भाई मध्य प्रदेश में जिलों को बनाना है, आंतरिक पुनर्गठन करना है, तो उस पर विचार कीजिए। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 30 जून 1998 को फिर से 6 नए जिले बनाए गए। तो देखो 55 जिले थे, उसके बाद इसमें 6 नए जिले और बना दिए, तो आपके पास जिलों की संख्या कितनी हो गई, 61। मतलब कि 30 जून 1998 तक आपके पास मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए थे। सीधे तौर पर कहूं तो कहीं ना कहीं आप बात कर लें तो 61 जिलों के साथ आपके पास लगभग 12 संभाग भी थे। इस समय 3 संभाग नए गठित कर दिए गए थे, तो 12 संभाग और 61 जिले थे। और सन 2000 में भी हमारे पास 12 संभाग और 61 जिले थे। लेकिन समस्याएं कुछ और थी। इस समय हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश का विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक नए राज्य का गठन कर दिया गया। हमारे पास यदि हम बात करें तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे, 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो 26वां राज्य बन गया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को। और इसमें 16 जिले दे दिए गए और 3 संभाग दे दिए गए। तो 16 जिले और 3 संभाग चले गए। हमारे पास कितने जिले थे, 61 जिले थे और 12 संभाग थे। तो 12 संभाग में से 3 संभाग चले गए तो हमारे पास 9 संभाग बचे। और इसी के साथ यहां पर बात करें 61 जिले थे तो उसमें से 16 जिले चले गए, तो लगभग 45 जिले हमारे पास बचते हैं। तो 45 जिले हमारे पास बचे और 9 संभाग हमारे पास बचे। कब, 1 नवंबर सन 2000 को 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। इसका मतलब यह है कि 31 अक्टूबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश के पास
61 जिले और 12 संभाग थे और 1 नवंबर से हमारे पास 45 जिले और 9 संभाग रह गए। छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य हमारे सामने आ गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में आंतरिक पुनर्गठन की प्रक्रिया और आगे बढ़ती है और सबसे पहले 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनते हैं। अभी हमारे पास कितने जिले बचे हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास बचे थे 45 जिले बचे थे सन 2000 में। लेकिन 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। गुना से अशोकनगर बनाया गया, खंडवा से बुरहानपुर बनाया गया और शहडोल से अनूपपुर बनाया गया। तो गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर, ये तीनों जिलों के नाम याद रख लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 3 जब नए आ गए तो आपके पास जिलों की संख्या हो गई 48, मतलब 2003 में आपके पास 48 जिले थे। अब 2003 में आपके पास जो जिलों की संख्या 48 थी, उन 48 जिलों के बाद मई 2008 में फिर से 2 नए जिले बनाए गए। एक बनाया गया 17 मई को और एक बनाया गया 24 मई को। 17 मई को बनाया गया झाबुआ से अलीराजपुर, तो झाबुआ से अलीराजपुर बना दिया गया और पूरब में सीधी से सिंगरौली। देखो एक जिला बनाया गया पश्चिम में और एक जिला बनाया गया पूरब में। तो पूरब और पश्चिम में जो जिले बनाए गए झाबुआ से अलीराजपुर और सीधे से सिंगरौली, इस प्रकार से 2 नए जिले बनकर आपके प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 50, मतलब 2008 में मध्य प्रदेश में 50 जिले हो गए थे। इसके बाद दोस्तों 16 अगस्त 2013 को फिर से एक नया जिला बनाया गया। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर मालवा अलग किया गया और इस प्रकार आपके पास लगभग एक जिला मिलाकर 51 जिले हो गए थे। कितने जिलों की संख्या हो गई? 51 जिले आपके पास हो चुके थे 2013 में। अब 2013 में आपके पास 51 जिले हैं, लेकिन हाल ही में यदि हम बात करें तो 30 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश में एक और जिला बनता है, टीकमगढ़ से निवाड़ी। निवाड़ी जो है वो सागर संभाग में एक और जिला बनाया गया। सागर संभाग में ये 6वां जिला था निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया और ये हमारे मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो आपका निवाड़ी ही बन चुका है अब, जिसकी जनसंख्या लगभग 4,01,000 के आसपास है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपके पास 2018 30 सितंबर को जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई, ये याद रखिएगा। तो 52 जिले थे। इसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने, जब उनकी सरकार गिरी थी उसके पहले मार्च 2020 में जल्दबाजी में चाचौड़ा, नागदा और मेहर, याद रखिएगा, चाचौड़ा, नागदा और मेहर को जिले के रूप में घोषित किया। तो कहीं ना कहीं आपके प्रदेश में 55 जिले हो जाने चाहिए था, लेकिन उसी समय सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद बीजेपी की जो नई गवर्नमेंट बनी उसने इस सरकार के द्वारा ये भी चीजें लाई गई थी उन सबको निरस्त कर दिया। इस पर अंतिम स्वीकृति नहीं हो पाई और हमारे प्रदेश में कितने जिले रह गए? 52 जिले ही रह गए थे। अब हमारे पास वर्तमान में 52 जिले और 10 संभाग हैं। याद रखिए, जब हम नवंबर की बात कर रहे थे, 1 नवंबर की सन 2000 की, तो हमारे पास समय 9 संभाग ही शेष बचे थे। कितने? 9 संभाग थे। अब 9 संभाग बचे थे, तो ये 10वां संभाग क्या था? तो याद रखिएगा कि 14 जून 2008 को 10वां संभाग के रूप में शहडोल को बना दिया गया। तो शहडोल के 10वें संभाग के रूप में बनने के बाद हमारे पास संभाग कितने हो गए? वर्तमान में 10 संभाग हो गए और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से 52 जिले और 10 संभाग की कहानी हमारी पूरी होती है। अब यहाँ पर देखो कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन प्रस्तावित नामों को लेकर भी आ जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि 11वें संभाग के तौर पर छिंदवाड़ा का नाम है और 12वें संभाग के तौर पर रतलाम का नाम जो है वो चर्चा में है। तो जब भी बनेंगे तो ये नए संभाग के तौर पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कुछ परिवर्तन और होते हैं, जैसे कि होशंगाबाद संभाग का नाम बाद में कर दिया गया नर्मदापुरम। होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है और 2003 में जो महू था उसका नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। 2011 में भाभरा जो है उसका नाम चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया। ये कुछ परिवर्तन भी हमारे यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हम तक पहुंच पाए हैं और कब कब किस क्षेत्र का नाम भी बदला गया है। तो यहाँ से 52 जिले हैं। अब अगले लेक्चर्स में हम पहले जिले के बारे में डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से किस किस जिले की क्या विशेषता है। सभी जिले को हम अगले लेक्चर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक नए जिले के साथ और हमारे जिलेवार 52 जिलों का जो यात्रा है वो अगले लेक्चर से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप लोग सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से नए जिले के में चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।